हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ पुनीत पांडे, योर फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आज 27 जुलाई का दिन है। आज हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया या पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में हुआ। इनके जो पिताजी हैं वे रामेश्वरम में तीर्थयात्रियों को अपनी नाव से दर्शन कराने के लिए रामेश्वरम द्वीप पर ले जाने का कार्य करते थे। इनकी पारिवारिक अगर स्थिति की बात करें तो ये निर्धन परिवार से आते थे। बड़ी ही विपरीत परिस्थितियों में डॉक्टर कलाम ने अपनी शिक्षा ग्रहण की और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम शॉर्ट में MIT भी कहते हैं, से अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। MIT से डिग्री लेने के पश्चात डॉक्टर कलाम ने भारतीय वायुसेना या इंडियन एयरफोर्स में बतौर एक फाइटर पायलट बनने के लिए आवेदन किया, किंतु वहां पर उनका चयन नहीं हो पाया। इसके पश्चात इन्होंने DRDO, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, में एक साइंटिस्ट या वैज्ञानिक के रूप में कार्य करना शुरू किया। DRDO में साइंटिस्ट के तौर पे काम करते वक्त इन्होंने एक विशेष प्रकार के यान, जिसे होवरक्राफ्ट भी कहते हैं, इसके निर्माण में भूमिका अदा की। होवरक्राफ्ट एक ऐसा यान होता है जो कि जमीन और पानी, इट्स एन एम्फीबियस काइंड ऑफ क्राफ्ट। ये जमीन और पानी दोनों जगह चल सकता है। इच्छा जब आवश्यकता पड़ती तो पानी में चलता है और जब आवश्यकता होती तो ये जमीन पर चलाता है। तो ये होवरक्राफ्ट डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के काम में लगे। तत्पश्चात इनका ट्रांसफर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान या इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में कर दिया गया। ISRO में डॉक्टर कलाम जब कार्यरत थे तो वहां पर ये SLV, इट इज नोन एज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम में जुड़े। तो SLV प्रोग्राम के मिशन डायरेक्टर के रूप में इन्होंने काम किया और भारत का एक सैटेलाइट था विच इज नोन एज द रोहिणी। तो रोहिणी सैटेलाइट को इन्होंने लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाने में सफलता अर्जित की। ISRO में रहते हुए इनके दो मुख्य कार्य बहुत फेमस हुए। पहला था SLV-3 और दूसरा PSLV। ये दो अलग अलग तरह के प्रक्षेपण यान होते हैं। प्रक्षेपण यान, जिन्हें हम अंग्रेजी भाषा में लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं, या साधारण भाषा में इसको रॉकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये सैटेलाइट्स को ऑर्बिट्स या उसकी कक्षाओं में ले जाने का कार्य करता है। तो भारत ने अभी तक जो है कोई बड़ा सेट लॉन्च व्हीकल या साधारण भाषा में कहें कि रॉकेट का निर्माण नहीं किया था, और सबसे पहली बार जो भारत को सफलता प्राप्त हो रही है वो SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के रूप में मिली। ये बहुत बड़ा सफलता थी। इसी सफलता से के बाद डॉक्टर कलाम के निर्देशन के तहत PSLV प्रोग्राम शुरू किया गया, विच इज नोन एज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय कक्षा प्रक्षेपण यान। और भारत ने PSLV या पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाने में भी सफलता अर्जित की। आज की तारीख में अगर हम देखते हैं तो भारत के 100 में से 90% जो प्रक्षेपण होते हैं वो मुख्यतः
PSLV के थ्रू होते हैं। इसको वर्क हॉर्स ऑफ द इसरो भी कहा जाता है। इसकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी है कि इसकी 10 में से 9 बार से भी ज़्यादा ये सैटेलाइट्स को बिना किसी गलती के अपनी ऑर्बिट्स में, पोलर ऑर्बिट्स या ध्रुवीय कक्षाओं में पहुंचा देता है। इट्स अ रिमार्केबल फीट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अचीवमेंट। तो ये 2 कार्य थे जो उनको इन्होंने इसरो में किए, SLV-3 और PSLV, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 एंड PSLV which is also known as पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो में इतनी बड़ी सफलता अर्जित करने के बाद इनका फिर से ट्रांसफर DRDO में कर दिया गया। उस वक्त DRDO में 2 ऑपरेशंस चल रहे थे, 2 मिशंस चल रहे थे। पहला प्रोजेक्ट था, द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट वाज प्रोजेक्ट डेविल, और जो ये प्रोजेक्ट डेविल था ये बेसिकली मिसाइल्स के डेवलपमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट था। द सेकेंड प्रोजेक्ट वाज नोन एज प्रोजेक्ट वैलिएंट। और अब देखिए ये इसरो से इनका ट्रांसफर वापस DRDO में कर दिया गया है एज ए डायरेक्टर। प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वैलिएंट में DRDO बहुत ज्यादा काम कर रहा था, पिछले कई सालों से ये प्रोजेक्ट चल रहे थे, लेकिन इसमें कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी। जितनी आशा थी उस अनुसार जो ये मिसाइल डेवलपमेंट से संबंधित प्रोजेक्ट थे, इसमें मिसाइल का डेवलपमेंट एक तरह से रुक सा गया था। जब डॉक्टर कलाम का निर्देशन इन प्रोजेक्ट्स को प्राप्त हुआ तो इसमें धीरे धीरे जो है ये डेवलपमेंट इनका स्टार्ट होना शुरू हुआ। इसके पश्चात इसी वक्त लगभग हम पहुंच गए हैं सन 1983 में, 1983। भारत की प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, और डॉक्टर कलाम इंदिरा गांधी जी से मिलते हैं और एक नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे सैंक्शन करवाते हैं, राशि सैंक्शन करवाते हैं। और वो प्रोजेक्ट बहुत फेमस प्रोजेक्ट हुआ, उसका नाम था IGMDP। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। IGMDP भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन, IGMDP के लॉन्च होने से पहले जो कैबिनेट है, जो भारत सरकार थी, उसका यह मत था कि हम एक बार में एक मिसाइल का निर्माण करेंगे। जैसे एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल बना ली, जब वो बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, उसका इंडक्शन हो जाएगा, उसको सेना में शामिल कर दिया जाएगा, उसके बाद दूसरी मिसाइल को डेवलपमेंट का काम शुरू होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम मिसाइल्स का डेवलपमेंट करेंगे। डॉक्टर कलाम ने भारत सरकार को ये एक तरह से सहमत कर लिया कि आप एक के बाद एक मिसाइल्स ना बनाएं, एक साथ ही क्यों ना भारत 5 अलग अलग मिसाइल बनाए। तो इस प्रोजेक्ट में जो पैसे मिले उसके तहत भारत की बड़ी ही फेमस मिसाइल है विच इज नोन एज द अग्नि इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल। सेकेंड वन इज नोन एज द पृथ्वी, थर्ड इज नोन एज द आकाश, फोर्थ वन इज नोन एज द त्रिशूल, एंड फिफ्थ वन इज नोन एज द नाग। ये 5 मिसाइलें एक साथ DRDO के द्वारा विकसित होना शुरू की गई। जहां भारत एक ही मिसाइल एक बार में विकसित कर रहा था, एक साथ हमने सभी थिएटर्स ऑफ वॉर के लिए कोई ना कोई मिसाइल बनाना शुरू किया। लॉन्ग रेंज के लिए सरफेस टू सरफेस SAS, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, जो कि लॉन्ग रेंज लंबी दूरी तक मार करती है, हालांकि इसे इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है। टैक्टिकल मिसाइल खासकर पाकिस्तान के लिए जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, इट इज ऑल्सो सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पे मार करने वाली शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइल, दैट इज नोन एज द पृथ्वी, इसका निर्माण किया गया। आकाश, इनको हम आकाश और त्रिशूल, इन दोनों को हम सैम कहते हैं। सैम मींस सरफेस टू एयर, सतह से जमीन से दागी जाएगी और हवा में उड़ते हुए, आसमान में उड़ते हुए दुश्मन के जहाज को मार गिराएगी। ये 2 मिसाइलें थी, वन इज नोन एज द आकाश, सेकंड वन इज नोन एज द त्रिशूल।
और थर्ड जो थी जिसका नाम था नाग, ये थी आपकी एंटी टैंक मिसाइल। इतनी सारी मिसाइलों को एक साथ डेवलप करने के कारण डॉक्टर कलाम को भारत में मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाने लगा। आगे जब ये 5 मिसाइलें आईजीएमडीपी के तहत डेवलप हुई तो इसमें से एक डॉक्टर कलाम की बड़ी फेवरेट रही। द नेम ऑफ द मिसाइल वाज द अग्नि, और इसी अग्नि के नाम पे इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी का या जीवन जो उनकी आत्मकथा है उसका नाम रखा द विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर इन्होंने अग्नि के नाम पर इसका नाम रखा। 1983 के आईजीएमडीपी के तहत डेवलपमेंट होता रहा, मिसाइलें बनती रहीं और धीरे धीरे करके वक्त आ जाता है 1998 और जगह है राजस्थान में। एक स्थान है जिसका नाम है पोखरन। पोखरन में डॉक्टर कलाम फिर से एक्टिवेट होते हैं और अब की बार जो ऑपरेशन उनके तहत हो रहा है उसका नाम है ऑपरेशन शक्ति। तो ऑपरेशन शक्ति एक ऐसा ऑपरेशन था जहां अभी जो वैज्ञानिक अभी मिसाइल बना रहा है, मिसाइल बनाने से पहले वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का निर्माण कर रहा है, वही वैज्ञानिक अब पोखरन में जब पहुंचता है तो ऑपरेशन शक्ति के तहत उसके अंतर्गत 2 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला हाइड्रोजन बम, जिसको हम न्यूक्लियर थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं, और दूसरा एटॉमिक बम। तो जब पोखरन में जो ऑपरेशन शक्ति के तहत विस्फोट किए गए, भारत ने परमाणु परीक्षण किए, तो उसमें 5 अलग अलग तरह के बम का परीक्षण किया गया। इस 5 बम में जो 4 बम थे वो सिंपल एटॉमिक बम थे, जिन्हें हम परमाणु बम के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जो ये 5वां बम है, दैट वाज द थर्मोन्यूक्लियर बम एंड दैट पर्टिकुलर बम इज नोन एज अ हाइड्रोजन बम। और इस हाइड्रोजन बम के पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि डॉक्टर कलाम का जन्म हो रहा है 1931 में, और 26 नवंबर 1931 को सर्वप्रथम यूरे नाम के वैज्ञानिक ने हैवी हाइड्रोजन या भारी हाइड्रोजन की खोज की। और ये जो हैवी हाइड्रोजन है जो उन्हीं के जन्म के वर्ष में खोजी गई, उसका प्रयोग जो है अब जाकर 1998 में भारत एज एन हाइड्रोजन बम के तौर पर यहां पर जो हाइड्रोजन यूज करी जा रही है वो ये हैवी हाइड्रोजन है। भारत 1998 में ऑपरेशन शक्ति सक्सेसफुल संपन्न करता है और भारत के पास आज की तारीख में ये कैपेबिलिटी है उस टेस्ट की वजह से कि इंडिया इज कैपेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग ऑफ एटॉमिक एज वेल एज हाइड्रोजन बम। तो भारत के पास आज परमाणु बम के साथ साथ हाइड्रोजन बम बनाने की क्षमता इसी ऑपरेशन शक्ति के तहत इसको प्राप्त हुई। 1998 के बाद इनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव फिर से आता है। साल था 2002। भारत के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, और सन 2002 में डॉक्टर कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उम्मीदवार घोषित किया गया। डॉक्टर के.आर. नारायण के पश्चात सन 2002 में भारत ने के 11वें राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर कलाम ने अपना पदभार ग्रहण किया और 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनको 1997 में भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। तो इतना महत्वपूर्ण और इतना उपलब्धियों से भरा हुआ इनका जीवन था। अगर हम इनके जीवन को ध्यान से देखें तो शुरुआत में जब ये भारतीय वायुसेना में पहुंचते हैं वहां से इनको निराशा हाथ मिलती है। जब ये होवरक्राफ्ट कानपुर में उत्तर प्रदेश की के पास उत्तर प्रदेश में कानपुर में होवरक्राफ्ट के पर काम कर रहे थे, वहां पर इनको निराशा हाथ लगी, वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। जब ये SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी में शामिल थे तो SLV-1 इनका अनसक्सेसफुल हुआ, वो क्रैश कर गया, वहां पर भी इनको असफलता मिली। उसके पश्चात इस शुरुआती अगर इनका जीवन देखें तो बहुत सारी असफलताओं से भरा था
और SLV3 के पश्चात हम देखते हैं तो जीवन में ये लगातार हर वर्ष हर दशक कुछ ना कुछ एक नया और बड़ा करते रहे और भारत का मस्तिष्क पूरे विश्व में इन्होंने ऊंचा किया। 27 जुलाई जो कि आज ही का दिन है, वो शिलोंग मेघालय में IIM शिलोंग में एक परिचर्चा के अंतर्गत ये भाषण देने के लिए जब वहाँ गए थे, तब अचानक ही हृदयघात या हार्ट अटैक के कारण इनका देहांत हो गया। ये थी कुछ बातें हमारे भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। धन्यवाद।